Hello guys, welcome back to my channel. Today is day 13 of practicing CTET paper 2 by Shiksha Infinity classes. CTET paper 2 practice session है ये. Keep learning, keep growing. हमारा फंडा जो है वो 15 questions per day का है. ठीक है. So as you know, small practice leads to big results. सो अपनी तैयारी कंसिस्टेंसी से बनाए रखें. पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहाँ पे ही जाके देखिए उसको और प्रैक्टिस करें. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. अब जो पार्ट आएगा दैट इज़ सोशल स्टडीज़. आपको पता है कि जो बच्चे सीटेट में अपने सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी और एसएसटी लेते हैं, एसएसटी के टीचर बनते हैं या इंग्लिश हिंदी के टीचर बनते हैं, तो उनके लिए ये वाला पेपर होता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. मिट्टी को मोटा रखने के लिए कौन सा जो फैक्टर है वो डिटरमाइन करता है इसमें. ठीक है. अब जो सॉइल है वो बनती है तो उसमें क्लाइमेट चाहिए होता है, उसमें पेरेंट रॉक चाहिए होता है, टोपोग्राफी, ये सब चाहिए होता है. अब इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो बताता है कि थिकनेस जब हो जाए सॉइल की. तो इसके लिए है आंसर टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम ही पता लगता है कि कब वो चीज़ थिक हो रही है, मोटी हो रही है. आउट ऑफ दीज फैक्टर्स जो टाइम है वो ही थिकनेस को मैटर करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन. अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रिसोर्सेज कैसे क्लासीफाई किए गए हैं. फर्स्ट है यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज सोर्सेज. सेकेंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल. थर्ड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. फोर्थ है बायोटिक एंड एबायोटिक. तो जो जो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या किया गया है क्लासिफिकेशन, वो है यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड. इसका मतलब ये होता है कि जो रिसोर्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, लाइक एयर. लोकलाइज सोर्स जो कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाया जाता है, जैसे कि कॉपर या आयरन. ठीक है. सर्टेन प्लेसेस पे पाए जाते हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन 33. Which of the following statements about a diverse society is correct? डाइवर्स सोसाइटी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट में लिखा है इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ इन लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन. इसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में भिन्नताएं और समानताएं हैं. इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज़ इन लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर. इसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में मतभेद और असमानताएं हैं. या थर्ड, इट वुड हैव डिफरेंसेस इन कल्चर एंड पावर. इसमें संस्कृति और शक्ति में अंतर है. फोर्थ, इट वुड हैव सिमिलैरिटीज़ ऑफ लैंग्वेज या रिलीजन एंड कल्चर. इसमें भाषा, धर्म और संस्कृति की समानता होगी. तो डाइवर्स सोसाइटी का साफ साफ मतलब ये होता है कि इसमें भिन्नताएं और समानताएं होती हैं. अलग अलग भाषा है, संस्कृति है, लेकिन इसमें ये होता है कि थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं. तो फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स. जेंडर स्टीरियोटाइप्स में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो चैलेंज करता है. जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि एक ऐसे आइडियाज़ जो कि एक रोल बेस्ड हैं, कि एक वुमेन है तो उसका यही काम है, मैन है तो उसका यही काम है. ये हमारा स्टीरियोटाइप होता है जेंडर को लेके. तो पहला है वुमेन आर नर्चरिंग. ये तो है ही जेंडर स्टीरियोटाइप, ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है. सेकंड है वुमेन आर वेरी इमोशनल. ये भी सही बोल रहे हैं कि ये तो सब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में ये है कि वुमेन इमोशनल है. वुमेन आर फैशन कॉन्शियस. यस, ये भी ठीक है. वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स. ये एक बड़ा चैलेंज है कि वुमेन जो है वो बस ड्राइवर है. ये स्टीरियोटाइप को तोड़ रही है, एक चैलेंज कर रही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जनरली लोगों की नज़रों में सिर्फ मेल ही बस ड्राइवर हो सकते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल. बट यहाँ तो लिखा है वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 35. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड ऑफ द सफरगेट्स. अब सफरगेट्स क्या है. सफरगेट्स एक मेंबर को कहा गया है जो कि 20वीं सेंचुरी में, जिसने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर थी जिसने लड़ाई की थी वुमेन के राइट टू वोट के लिए,
कि वुमेन के अधिकारों के लिए और ताकि वो वोट डाल सकें। इनकी मेन डिमांड जो थी वो वुमेन के लिए वोट के लिए थी। तो इसमें सेकंड में ही लिखा है कि राइट टू वोट फॉर वुमेन। पहले के टाइम पे जो वुमेन थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो ये सफरगेट्स की मेन डिमांड थी कि वुमेन वोट डालें, ये उनके लिए लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जातक इज करेक्ट। जातक क्या था? जातक एक टेल्स थी जो बहुत ही पॉपुलर स्टोरीज थी, जिसमें बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धा के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, तो ये बताती थी कि कैसे ऑर्डिनरी पीपल रहते थे। और ये लिखा गया था, ये बुद्धिस्ट मॉन्क ने लिखी थी। तो ये फर्स्ट वाला ये है, जैन मॉन्क ने लिखी थी। से क्या हो गया, पेन नहीं आ रहा, एक सेकेंड। हाँ, तो ये है, दीज वर कंपोज्ड बाय जैन मॉन्क्स एंड इसको लिखा गया था और ये प्रिजर्व्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और लोगों ने इसको अपनी ज़िंदगी में उतारा था, संरक्षित किया था। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनी अकबरी इज़ करेक्ट। आइन अकबरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी है? आइन अकबरी है एक थर्ड वॉल्यूम, अकबरनामा की थर्ड वॉल्यूम। इसमें क्या था, अकबर के कामकाज के बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डेटास थे और ये अकबर के दरबार में ही लिखी गई थी। एक हिस्टोरियन था अबुल फजल, उसने पारसी लैंग्वेज में लिखी थी। तो इसकी जो पहली लाइन लिखी है कि ये स्टैटिस्टिकल डिटेल्स हैं, उसमें डाइवर्स एस्पेक्ट्स के बारे में, अकबर के कामकाज के बारे में, तो ये सही है। एनी अकबरी में इसका डेटा है कि वो कामकाज कैसे किया करता था। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंपाइल्ड द कॉम्पोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक इन गुरुमुखी, ऑल्सो एडिंग हिज ओन कॉम्पोजिशंस टू इट। इनमें से कौन सा बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में लिखा था जिसने, और साथ में उसने अपनी रचनाएं भी लिखी थी? पहला है गुरु तेग बहादुर जी, सेकंड है गुरु गोबिंद सिंह, थर्ड है गुरु अंगद, या फोर्थ है गुरु अर्जन। तो इसमें गुरु अंगद जी ने लिखी थी, बाबा गुरु नानक जी की स्क्रिप्ट लिखी थी गुरुमुखी में, ठीक है। और साथ में अपनी भी कुछ एड ऑन्स किए थे, उन्होंने अपनी भी कॉम्पोजिशंस एड ऑन की थी। और उसके बाद गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक, उन्होंने नानक के नाम पर भी लिखा था कुछ कॉम्पोजिशंस और उनको कंपाइल कर दिया गया था। तो ये गुरु अंगद के मतलब उनके थ्रू हुआ था ये काम। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी। एथेनियन डेमोक्रेसी एथेंस ने बनाई थी, एक गवर्नमेंट फॉर्म की थी, अराउंड 2500 साल पहले की थी। इनके मेन फीचर्स क्या क्या थे कि इसमें जो भी है मेन हैं, आदमी हैं, वो 30 साल के ऊपर हैं, उन्हें एज अ फुल सिटीज़न माना जाएगा। और एक असेंबली होती थी जिसमें 40 टाइम्स अ ईयर, जिसमें जो 40 साल पहले के मैटर्स पे डिस्कशन हुआ करता था। और बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते थे, तो लॉटरी के थ्रू भी अपॉइंटमेंट होते थे, और सिटीजन्स को आर्मी और नेवी में डाला जाता था। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? लॉटरी वाला, आर्मी नेवी वाला है, और असेंबलीज होती थी, तो सेकंड नहीं है, क्योंकि जो इसमें लिखा है ऑल द फ्री मैन एंड वुमेन अबव 30 ईयर्स ऑफ एज रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स, और इनमें था कि सिर्फ मैन ही जो अबव 30 ईयर्स के हैं वो माने जाएंगे, तो वुमेन का नहीं था। तो ये एक सेंटेंस इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज समुद्रगुप्ता's पॉलिसी स्पेसिफिकली टवर्ड्स द रूलर ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ के रूलर्स को लेकर कौन सी एक पॉलिसी थी वो बतानी है। समुद्रगुप्त जो था बहुत ही अच्छा खासा एक ग्रेट वॉरियर था। जब दक्षिण पथ के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, और कहा था कि समुद्रगुप्त को फिर से आप अपना राज्य बनाएं।
और जो आर्यवर्त था उस टाइम पे उनके जो किंगडम था उसको उखाड़ फेंक दिया, अपरूटेड कर दिया उन्होंने, और समुद्रगुप्त ने फिर से अपना एम्पायर खड़ा किया। तो इसमें ये लिखा था कि दक्षिण पथ के जो लोग थे उन्होंने सरेंडर किया हारने के बाद, और उनको कहा कि वो दोबारा से रूल करे। तो फर्स्ट वाला है, ठीक है। सेकंड वाला नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले में आर्यवर्त के किंगडम्स को अपरूट किया गया था, और बाकी दो तो अलग ही लिखे हैं कुछ। तो फर्स्ट वाला था कि उन्होंने हरा दिया था, मतलब दक्षिण पथ के लोग हार गए थे, और आके उन्होंने आत्मसमर्पण किया और कहा कि आप दोबारा से अपना राज्य बनाएं। Next question 41. In the late 18th century, the presidencies of Bombay, Madras, Bengal developed from which of the following East India Company's trading posts? 18वीं शताब्दी के अंत में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी इनमें से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापक ठिकानों से विकसित हुई थी? कौन से ठिकानों से डेवलप हुई थी? तो मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के अकॉर्डिंग जो कॉलोनियल इंडिया थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी कामकाज के लिए। वो थे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ठीक है। जब ये जो प्रेसिडेंसीज हैं ये हुई थी सूरत, मद्रास और कलकत्ता से डेवलप्ड हुई थी। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है दिस इज़ द करेक्ट आंसर, कि सूरत, मद्रास, कलकत्ता से डेवलप्ड हुई थी। उसके बाद प्रेसिडेंसीज बॉम्बे, मद्रास, बंगाल में, तो यहाँ से इनकी जड़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मैच द फॉलोइंग। एक लिस्ट दी हुई है जिसमें आर्ट फॉर्म्स लिखी हैं और एक लिस्ट दिया हुआ है उसमें नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम पद्धति किसका है। ए में लिखा है आर्ट टेक्निक दैट इनेबल्ड मेकिंग ऑफ इमेजेस दैट लुक्ड रियल, तो ये था ऑयल पेंटिंग का काम। नेक्स्ट है पेंटिंग शोइंग इंडियन लैंडस्केप्स एज क्वेंट एंड अनएक्सप्लोर्ड लैंड, ऐसी ज़मीन जो कि विचित्र है और अभी तक अज्ञात है। ये था पिक्चर स्क्यू का। नेक्स्ट पेंटिंग्स डिस्प्लेइंग लेविश लाइफस्टाइल्स, वेल्थ एंड स्टेटस ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये था पोर्ट्रेचर। नेक्स्ट paintings depicting scenes from British imperial histories and victories, that is from history painting। तो A का 4th, B का 1, C का 2 और D का 3, ये सेकेंड पार्ट। मैचिंग करने के बाद आपको ये भी टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट महायान बुद्धिज़्म के बारे में दी हुई है, बौद्ध धर्म के बारे में। एक में लिखा है ए में, इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धा जी की जो प्रेजेंस थी वो एक सर्टेन साइंस चिन्हों के द्वारा बताई गई थी। बी, द बिलीफ इन बोधिसत्व एमर्ज विद द कमिंग ऑफ महायान बुद्धिज़्म, बोधिसत्व में विश्वास महायान बौद्ध धर्म के आगमन के साथ ही स्टार्ट हुआ था। तो जो ये है इसमें बुद्धा की जो प्रेजेंस थी, पहली बात तो वहाँ पे उनके स्टैचूज़ के साथ हुई थी, साइंस से नहीं हुई थी, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट ये है जो बोधिसत्व है वो कौन है, वो पीपल हैं जिन्होंने ध्यान करके, जो तपस्या करके जो भी अपनी अचीवमेंट्स पूरी की थी, और फिर वो बाकी संसार को टीचिंग के लिए शुरू हो गए थे, टीचिंग करना शुरू हो गए थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये जो हैं फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए महलवाड़ी और रोहितपुर सिस्टम के बारे में, उनके रेवेन्यूज़ के बारे में, और आपको करेक्ट आंसर बताने की क्या होगा। 2 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ते हैं। महलवाड़ी वॉज डिवाइज फॉर नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, जबकि रोहितवाड़ी जो था वो ब्रिटिश टेरिटरीज के लिए था। यस, ये ठीक है। और इसमें लिखा था वाइल, बी में लिखा है वाइल एंड मालवाड़ी जो विलेज हेडमैन है वो
कलेक्ट करता है और पे करता है पूरे विलेज का कंपनी को, पूरे विलेज का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करके कंपनी को पे करता है, और रोहित वाली डायरेक्ट सेटलमेंट करता है किसानों के साथ, कल्टीवेटर्स के साथ। तो ये दोनों बातें ठीक हैं और दोनों एक दूसरे के जो भी इन दूसरे के रेवेन्यू सिस्टम में डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर रही है। तो ये लास्ट वाला आंसर इसका करेक्ट है बिल्कुल। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 45। अ टॉम्ब फॉर अ सूफी सेंट इज नोन एज। सूफी संत का जो मकबरा है उसे क्या कहते हैं? उसे दरगाह कहते हैं। तो इसका आंसर है 1। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास समझ आई है और आपने पसंद की है। तो इस चैनल को अगर आपको पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो इसको शेयर करें, CTET की तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।